हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है लेबरर्स एंड रिफॉर्म्स। वी ऑल नो, जब से लॉकडाउन ये सिचुएशन हुई है उसके बाद से ही सबसे ज़्यादा जो सेक्शन सफ़र कर रहा है वो लेबरर्स का ही है ना। फ्रॉम डेवलपिंग और टू अंडर डेवलप्ड स्टेट टू डेवलप्ड स्टेट जो इतना माइग्रेट होते हैं। इंडिया इज़ द टॉप मोस्ट कंट्री जहाँ इतना माइग्रेशन, इंटर माइग्रेशन है कंट्री के अंदर, इंटर माइग्रेशन। तो अब सब लौट के जब आ रहे हैं तो उसकी जो इश्यूज़ हैं, क्या गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, क्या लैकुना हैं जो चले आ रहे हैं, लेबर रिफॉर्म क्या क्या ज़रूरत है या क्या क्या हिस्टोरिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, ये सब डिस्कस करेंगे। अच्छा, यूपी पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्योंकि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आउट माइग्रेशन, बाहर से लोग फिर से वापस आए हैं लेबर जो बाहर काम करते थे, पंजाब, मुंबई, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु या चेन्नई, केरला वगैरह में, वो सारे जो लौट के हैं उसमें नंबर वाइज यूपी टॉप पे है। इसके अलावा यूपी में ही अभी योगी जी ने भी जो अनाउंस किया है कि सबसे ज़्यादा एमजी नरेगा में जो लोग रोजगार लेंगे वो भी यूपी में ही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी न्यूज़ में है तो ये मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो लिबरल एंड रिफॉर्म जो है हम लोग उसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं कि अगर क्वेश्चन बनता है, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो वी कैन टैकल द क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले लेबरर्स एंड रिफॉर्म में जो हमें समझना है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या क्या रहा है और कैसे कैसे वो उसमें चीज़ें बिल्डअप होती आई। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में शुरू करते हैं कॉलोनियल रूल से पहले। तो वी ऑल नो कि इंडिया को बोला जाता था सिंक ऑफ प्रीशियस मेटल एज ट्रेड सरप्लस, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया एक्सपोर्ट करता था। तो बाहर की कंट्री में जो एक्सपोर्ट करते थे तो बाहर की कंट्री सोने में उस टाइम पे जो भी मोड ऑफ ट्रांजेक्शन था, तो इंडिया जो था पूरी दुनिया भर का सोना इंडिया में वापस आ जाता था ड्यू टू इट्स एक्सपोर्ट सरप्लस। अच्छा, और इसके अलावा उस टाइम पे चोला एम्पायर के आसपास भी, उसके बाद भी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। जो भी कोस्टल स्टेट्स में थे साउथ इंडिया में, वहाँ शिप बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर रही थी। तो ये बिफोर कॉलोनियल रूल है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा कॉलोनियल रूल फिर आ गया जब अंग्रेज आ गए, और बेसिकली शुरुआत होती है बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद से ही, जब कॉलोनी इस्टेब्लिश हो गई थी। तो उस टाइम में क्या था कि उसी टाइम पे और थोड़ा पहले चलते हैं, अगर जब शुरुआत सबसे पहले आए थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तब वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो ब्रिटेन में था शुरू हो गया था। तो उसमें क्या था कि मतलब क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, लेबर राइट्स की बात उस टाइम नहीं होती थी। जॉब के लिए लोग गांव छोड़कर, फ्यूडलिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जानते हैं हम लोग, फ्यूडलिज्म खत्म हुआ था तो गांव के लोग शहर आ गए थे। तो वहाँ पर मैन, विमेन, इवन चिल्ड्रन, ये लोग इंडस्ट्रीज में जॉब करते थे और इनसिस्टेंट वर्क करते थे। मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई उनके पास राइट्स थे कि इतने घंटे जॉब, इतनी छुट्टी, संडे की छुट्टी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वेजेस भी कम थे नो डाउट, क्योंकि धीरे धीरे उनका कोई राइट्स नहीं, तो कोई उनके लिए मतलब कोई भी उनके लिए क्वेश्चन करने वाला नहीं था। जो वेजेस थे वो कम ही थे। और इस वजह से सेफ्टी और सैनिटेशन, जो न्यू अर्बनाइजेशन हो रहा था, जो अनप्लान्ड था किसी भी तरीके से, तो उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र जो कर रहा था वही वो लेबर क्लास था। और सेफ्टी और सैनिटेशन तो बिल्कुल मतलब दूर की बात थी उस टाइम पे। तो उसी टाइम पे इंडिया पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करना शुरू करती है ना। और जो ब्रिटिश, तो धीरे धीरे जब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपने इस्टेब्लिश करती है, तो यहाँ पर भी वही इश्यूज होते हैं कि जो लेबर था वो बहुत चीप था, वेजेस कम थे, और ड्यू टू चीप लेबर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इंडिया का जो प्रोडक्ट बनते थे वो ब्रिटेन के बने प्रोडक्ट से भी ज़्यादा सस्ते होते थे क्योंकि लेबर चीप था। तो फिर धीरे धीरे, फिर आयरॉनिकली कहेंगे कि इसको, कि ब्रिटिश कैपिटलिस्ट जो थे वहाँ पर ब्रिटेन में, उन्होंने बोला कि इंडिया में भी लेबर रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो कि ब्रिटेन में धीरे धीरे शुरू हुए थे उसी टाइम पे। तो उस लेबर रिफॉर्म की वजह से इंडिया में क्या कहते हैं, चीप इंडियन लेबर को था वो थोड़ा महंगा करने की कोशिश करी गई और उनको थोड़े राइट्स दिए गए। जैसे कि बच्चे जो थे, वो भी हम देखेंगे आगे, कि बच्चों को राइट्स दिए गए कि वो उनके लिमिटेड, इस एज से 7 साल से कम बच्चों को नहीं कर सकते जॉब, या उनके घंटे हो गए, विमेन को करा गया, है ना। तो इस टाइप से थोड़े थोड़े राइट्स दिए गए, और ये राइट्स की डिमांड सबसे पहले ब्रिटिश कैपिटलिस्ट ने करी थी। तो इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट लिखने में भी सही है और काफ़ी आयरॉनिकल है। अच्छा, इसके फिर बाद जब डिमांड शुरू हुई तो फर्स्ट लेबर कमीशन आता है 1875 में, ठीक है। इसके अलावा 1875 में एक चीज़ और हुई थी, याद करिएगा, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आता है 1881 में। और फैक्ट्री एक्ट जब आता है तब लेबर राइट्स की बात शुरू होती है, लेबर रिफॉर्म शुरू होते हैं इंडिया में, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 इसके इंपॉर्टेंट कुछ 4 पॉइंट्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो याद रखिएगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं लिखने में, यू विल गेट गुड मार्क्स अगर आप लिखते हैं तो पहला, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 7 years ऑफ एज वॉज प्रोहिबिटेड कम्प्लीटली। 7 साल से कम साल, जो मैंने आपको पहले बताया, 7 साल से कम साल के बच्चों को नौकरी, मतलब जॉब में किसी तरीके से लेबर में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन रिस्ट्रिक्टेड टू 9 hours पर डे, 9 घंटे से ज़्यादा पर डे और बच्चे काम नहीं करें। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा था, फिर भी उस टाइम के हिसाब से ये पहला रिफॉर्म था।
इसके अलावा 4 हॉलीडेज इन अ मंथ, एक महीने में 4 छुट्टियां मिलेंगी। हैजार्डस मशीनरी टू बी फेंस्ड ऑफ, जो भी ऐसी मशीनरी है जो वियर टियर जो बहुत ज़्यादा इसमें हो चुका है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, जान जा सकती है, या है ना एम्पुटेशन वगैरह इश्यूज हो सकते हैं, तो इसको इसलिए ये बोला गया कि हैजार्डस मशीनरी हटाई जाए और न्यू मशीनरी को लाया जाए। तो आप देखेंगे अगर एक लाइन में अगर याद रखना है आपको प्रीलिम्स के लिए, तो इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 बेसिकली चाइल्ड रिफॉर्म पे फोकस कर रहा है, चिल्ड्रन को लेबर में रिफॉर्म, चाइल्ड लेबर रिफॉर्म, ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। फिर आता है इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1892 तो उसमें भी अमेंड किया गया था 1881 वाला जो मेन था। तो इसमें 4 अमेंडमेंट क्या किए गए कि इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 7 to 9 years एंड मैक्सिमम एज फ्रॉम 12 to 14 years। अच्छा, तो जो अभी तक था कि 7 साल वो 9 साल कर दिया गया, अभी ऊपर जो मूल पड़ा। इसके अलावा मैक्सिमम एज 12 साल थी, उसको 14 साल कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा डिक्रीज मिनिमम वर्किंग आवर फॉर चिल्ड्रन टू 7 hours पर डे। ये ध्यान रखिएगा कि अभी क्या था कि 9 घंटे किया गया था, उसको भी 7 घंटे कर दिया। देखिए अब ये जो लेबर रिफॉर्म कर रहे हैं धीरे धीरे वहीं कि ब्रिटेन के कैपिटलिस्ट क्लास दे आर ट्राइंग कि इंडिया का प्रोडक्ट महंगा हो जाए, लेबर जो है इतना चीप ना हो, इसलिए धीरे धीरे ये रिफॉर्म हो रहा है। फिर उसके बाद फिक्स्ड मैक्सिमम वर्किंग आवर फॉर वीमेन। अब यहाँ पे वीमेन लेबर रिफॉर्म की बात भी करी गई कि 11 घंटे पर डे को कर दिया गया कि वीमेन जो होंगी 11 घंटे पर डे, बच्चे जो है 7 घंटे और वीमेन 11 घंटे पर डे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। इसके अलावा उनको 1.5 घंटे का 1.5 hour इंटरवल भी दिया जाएगा। हाउएवर ये मेन को नहीं, ये फैसिलिटी मेन को नहीं थी, उनको वैसे ही चल रहा था। इसके अलावा वीकली हॉलीडेज पहली बार बात करी गई कि प्रोवाइड वीकली हॉलीडेज फॉर ऑल, ठीक है। इसके अलावा जो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जो थी वहाँ पर लागू होता है, लेकिन जो ब्रिटिश ओन टी और कॉफ़ी प्लांटेशन थी उससे, क्योंकि उनको ब्रिटेन ज़्यादा एक्सपोर्ट ही कर रहा, अपने इम्पोर्ट ही कर रहा था, उससे ब्रिटेन के कैपिटलिस्ट को कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं थी। तो ब्रिटिश ओन टी और कॉफ़ी प्लांटेशन जो थी वहाँ पर ये कोई रिफॉर्म नहीं है, वहाँ वही सब चला आ रहा था, जो भी रिप्रेशन चल रहा था लेबरर्स का, सप्रेस किए जा रहे थे, उनको कोई राइट्स नहीं थे, वो सब वहाँ तब भी लागू था। हाउएवर लेबर रिफॉर्म्स इन इंडिया वर रिलेटिवली स्लो। इसका रीज़न है कि इंडिया का जो आप देखेंगे ना, इंडिया का जो मूवमेंट है, जो इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो भी स्लो था, काफ़ी धीरे धीरे रिफॉर्म की बात करी जा रही थी। इवन हमारे जो मॉडरेट्स थे उन्होंने भी लेबर रिफॉर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था, वो दे जस्ट वांट टू क्रिटिक बीइंग अ इकोनॉमिक क्रिटिक, लेकिन लेबर रिफॉर्म को लेकर उन्होंने बहुत क्वेश्चन नहीं किए थे, इसीलिए बहुत स्लो रहा इंडिया का लेबर रिफॉर्म। मोर ओवर इन द लेटर फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट देयर वाज इंक्रीज इन ट्रेड यूनियंस विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये भी हम लोग देखेंगे कि कैसे 1900 और उसके बाद चेंजेस शुरू हुए, जैसे जैसे आपके मॉडरेट्स के बाद जो एक्सट्रीमिस्ट आए उन्होंने रिफॉर्म की बात करी, धीरे धीरे और भी लोग हैं। इकोनॉमिक क्रिटिक जब बहुत ज़्यादा पब्लिक में उसका स्प्रेड हुआ, फिर कम्युनिज्म आया, वो सब हम पढ़ेंगे कि धीरे धीरे कैसे लेबर रिफॉर्म होता है। तो फिर हम लोग इसको धीरे धीरे देखते हैं कि पहले प्री 1900 में एरा जो शुरू होती है उसमें क्या रिफॉर्म की बात हुई। तो सेवरल एजिटेशन बाय फैक्ट्री वर्कर्स वही जब अपने राइट्स बहुत ज़्यादा सप्रेस किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही, है ना, और धीरे धीरे उनको इकोनॉमिक क्रिटिक समझ में आना शुरू हुआ, जो भी हमारे मॉडरेट्स का वक्त था, तो उन्हें समझ में आया कि हाउ ब्रिटेन इज एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस, है ना, थ्रू द इंडियन कैपिटल इटसेल्फ। ये ऐसे याद रखिए ना, तो फिर उसमें उनको समझ में आया, तो उन्होंने अपना क्वेश्चन खुद ही शुरू कर दिए। और बट अनऑर्गेनाइज्ड तो वही इश्यूज थे कि एजुटेशन तो किया लेकिन अनऑर्गेनाइज था, कि चेन्नई में हो रहा है तो यूपी में नहीं पता है, या अवध में हो रहा है तो बंगाल में नहीं पता है, तो काफ़ी अनऑर्गेनाइज था, छोटे छोटे स्तर पे था। इसलिए और इमीडिएट ग्रीवांसेस में था कि फॉर एग्जांपल किसी का कोई लॉस हो गया है, उसको आप थोड़ा सा पैसा दे दो, कैपिटल पैसा मतलब, या सैलरी कम है बढ़ा दो, बहुत छोटे छोटे ग्रीवांसेस थे। बहुत मेजर लेबर रिफॉर्म एज अ कंट्री, है ना, कंट्री वाइड लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं आया था, तो दैट वाज अनदर प्रॉब्लम। अच्छा, इस टाइम के आप ये याद रखिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के लिए भी, कि इस टाइम पे भी जो इंपॉर्टेंट लीडर थे वो सोराबजी सापूर जी और एनएम लोखंडे, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स थे। दे वर फ्रीडम फाइटर एज वेल। फिर शुरू होता है 1901 से 1930 का टाइम, जब सच में लेबर रिफॉर्म एक यूनिटाइज, या इसको कहेंगे कि एक मतलब एक कंट्री वाइड प्रोटेस्ट में शुरू होता है। तो 1901 से 1930 टाइम में क्या हुआ, इन्फ्लुएंस ऑफ स्वदेशी अपसर्ज। सबसे पहले कि स्वदेशी मूवमेंट जब से शुरू हुआ तो हमने देखा था वो बंगाल विभाजन और वो जो है ना टाइंग नॉट्स, और धीरे धीरे हमारे लीडर्स ने इंडिया मतलब ब्रिटेन की और कर्जन के टाइम में बहुत ज़्यादा जब उसने सप्रेस किया, तो धीरे धीरे वी ऑल नो उस वजह से उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। और इस टाइम के इंपॉर्टेंट लीडर हम जो याद रखना है, एनएम जोशी और लाला लाजपत राय। एनएम लोखंडे 1900 वाले, और 1901 से 1930 में एनएम जोशी थे और लाला लाजपत राय वी ऑल नो। अच्छा, इसके अलावा सबसे पहला जो नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनता है AITUC, ठीक है, तो ये सबसे पहला ट्रेड यूनियन बना था, तो ये 1920 में बना था AITUC। इसको भी बनाने में हमें पता है लाला लाजपत राय और एनएम जोशी दोनों ही का मतलब योगदान था, उनकी वजह से ही ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे आया था। और AITUC की इम्पोर्टेंस ये है कि ये नेशनल मूवमेंट में भी बहुत समय तक रहा था।
अगर हम ध्यान रखें तो जब तक इंडिया में कम्युनिज्म नहीं आया था तब तक नेशनल मूवमेंट का भी पार्ट रहा था जो ये ट्रेड यूनियन था। लेटर द स्प्रेड ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जब आती है तो ये ऑफेंसिव हो गया, क्योंकि अब वो देखेंगे वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट था कि कम्युनिज्म वर्ल्ड वॉर के टाइम में, मैं थोड़ा सा आपको बस हिंट दे देता हूँ कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में ब्रिटेन रशिया के साथ था और कम्युनिस्ट का जो फादर था कम्युनिज्म का वो रशिया था। और जब ब्रिटेन का अपोज कर रहे थे हम लोग, जब हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से उन्होंने उनका सपोर्ट नहीं किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, बिकॉज दे वांट टू सपोर्ट ब्रिटेन बिकॉज इट इज़ विद रशिया। तो ऐसा कुछ था, ठीक है। तो वायलेंट बिहेवियर जो गवर्नमेंट के साइड से था उस वजह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो थी, अच्छा हाँ, इसके अलावा ये भी था कि कम्युनिज्म के खिलाफ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कैपिटलिस्ट थे ब्रिटेन वाले, तो दे जस्ट अपोज देम, और काफ़ी वायलेंट अपोज था, मतलब मार देते थे या एनकाउंटर कर देते थे। तो उस वजह से ये आइडियोलॉजी नेशन वाइड लेवल पे नहीं आई, है ना। तो हमने गांधीज्म को अडॉप्ट किया, वी ऑल नो, ये सब बात है। इसके अलावा 1931 से 1947 टिल आवर फ्रीडम, तो उसमें क्या था कि कम्युनिज्म, मैंने आपको बताया था क्विट इंडिया में क्या क्या इश्यूज हुए थे, वर्ल्ड अफेयर्स कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म कॉजेज सेपरेशन ऑफ लेबर मूवमेंट फ्रॉम नेशनल मूवमेंट, गांधीज्म से पूरी तरीके से अलग हो गया था। पोस्ट वर्ल्ड वॉर II 1942 के बाद भी देयर वाज एन अपसर्ज ऑफ वर्किंग क्लास मूवमेंट इन इंडिया। फॉर एग्जांपल नेवल रेटिंग स्ट्राइक इन 1946, ये आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम में, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है कि कैसे पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कितने ज़्यादा लेबर रिफॉर्म्स की बात हुई। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, इन बिटवीन ILO बन चुका है 1919 में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, वो भी आएगा शायद, हाँ थोड़ी देर में ही उसके बात करेंगे हम। तो उसका भी असर था कि धीरे धीरे जो वर्किंग क्लास मूवमेंट था वो शुरू, लेबर रिफॉर्म केवल लेबरर पे नहीं हुआ, जो वर्किंग क्लास थे लाइक रेलवे वर्कर्स, नेवी में जो भी हैं, उस टाइप के लोगों ने भी अपने अपने रिफॉर्म के लिए काफ़ी स्ट्राइक करना शुरू कर दिया था। और नेवल रेटिंग स्ट्राइक जो 1946 वाली काफ़ी प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो ये सब बात होती है। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की। उसके पहले देख लेते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मैंने बात करी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आ गया था। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज हुई थी। ध्यान रखिए, ये वर्ल्ड वॉर I के टाइम आ चुका है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी अंडर द UN इन 1945। देखिए कि UN बना 1945 में, और उसकी ये सबसे पहली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ज़्यादा मेंबर भी थे उस टाइम तक इसमें, ये सबसे स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसकी, ये ध्यान रखिएगा। अब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यूपीपीसीएस पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, नीति आयोग पूछा था उन्होंने 2018 में, कि डायरेक्ट पूछ दिया था कि उसके क्या मैंडेट है। तो अगर ऐसा कुछ आता है, क्योंकि लेबर काफ़ी इशू बड़ा हो चुका है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 4 कोर स्टैंडर्ड्स आप रख लीजिए, ये लिख देंगे कभी भी, तो यू विल गेट फेच अ गुड मार्क्स। तो पहला है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड राइट टू कलेक्टिवली बार्गेन, ठीक है। दूसरा है एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर। तीसरा है मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। चौथा है, लास्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल पे फॉर मेन एंड वीमेन फॉर इक्वल वर्क। अब आप इसको नोटिस करिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे भी इसका कितना असर है। चाइल्ड लेबर हमारा फंडामेंटल राइट ही रखा गया है, उसको उससे ही हटा दिया गया है कि चाइल्ड लेबर नहीं है। फोर्स लेबर भी हटा दिया गया, अगर आपको याद हो, आर्टिकल 23-24 की बात कर रहा हूँ मैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन 19 की बात है। प्रोहिबिशन ऑफ वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, व्हेन वीमेन इक्वल पे वाला, आप ध्यान रखिएगा। तो एक तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इससे कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, यू कैन नोटिस। तो इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही है, और यू शुड यूज दीज फैक्ट्स ओवर राइटिंग द मेंस एग्जामिनेशन। अच्छा, अब आता है कि इंटरनेशनल के बाद नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोविजन। अब जो बात होगी वो पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रही है। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा, मेंस में भी लिखना चाहिए आपको। आर्टिकल 23 जो मैंने बात करी, प्रोहिबिट फोर्स लेबर, किसी भी तरीके का बॉन्डेड लेबर और फोर्स लेबर अलाउड नहीं है। बॉन्डेड और फोर्स लेबर बेसिकली आप अगर एक लाइन में याद रखना चाहें तो ऐसा लेबर कि आपसे ड्यू टू सम विदाउट पेइंग सैलरी ड्यू टू सम ऑब्लिगेशन, और दैट ऑब्लिगेशन विल बी इलेजिटिमेट। कि फॉर एग्जांपल कि कोई बच्चा है छोटा, उसके फादर ने कोई लोन लिया था, तो उस बच्चे से हम लोग बिना सैलरी से मजदूरी करा रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर बॉन्डेड लेबर। तो इसमें सैलरी नहीं देते, केवल उसको परेशान, मतलब एक तरीके से उनका राइट्स का वायलेशन है, इस वजह से उसको कहते हैं। तो आर्टिकल 23 ये होता है। आर्टिकल 24 है प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर, वही उसी टाइप का है कि चाइल्ड लेबर नहीं कराना है, दे शुड फोकस ऑन देयर स्टडी और फ्यूचर पर्सपेक्टिव एज वेल। आर्टिकल 43A ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इंश्योर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये इंदिरा गांधी जी के टाइम में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था 1976 में। लेबर, अच्छा इसके अलावा जो याद रखना है कि लेबर ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल ही है कि लेबर इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट अंडर आर्टिकल 246।
बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। ये ध्यान रखना, आर्टिकल 246 में जो बात करी गई है, हमें 3 लिस्ट हैं जो आपको पता होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो इन तीनों लिस्ट की बात करी है और उसमें लेबरर को रखा गया कॉन्करेंट लिस्ट में। दैट मीन्स कि बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज ओवर लेबर रिफॉर्म। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कैसे कर सकते हैं, तो आप जो भी मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में बनाते हैं, लिस्ट में एंट्री होती है, तो एंट्री 22 फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन की बनाने की है, एंट्री 24 वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशन ऑफ वर्क, प्रोविडेंट फंड, ओल्ड एज पेंशन, मैटरनिटी बेनिफिट, जिसकी बात अभी चल रही है। तो आपको याद होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए भी कि एंट्री कौन सी है, उस कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर भी अगर कोई एंट्री है तो वो एंट्री भी याद रखिए, इट वुड बी बेटर फॉर यू। इसके अलावा जो सबसे अम्ब्रेला है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो ये नेशनल लेवल मिनिस्ट्री होगी विद सम स्पेशलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस सच एज ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमीशन। तो सबसे ऊपर एक लेबर कमिश्नर होता है, वो अटैच्ड ऑफिस होता है इसके साथ, मिनिस्ट्री के साथ। इसके अलावा आपको पता है प्रोविडेंट फंड वाला है, ESIC है, तो ये सारी जो है ये मिनिस्ट्री के अंडर में अपना अपना काम कर रही हैं। ठीक है, ऑटोनोमस होती हैं लेकिन मिनिस्ट्री अम्ब्रेला है। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कि रीसेंट लेबर रिफॉर्म्स। आपको पता होगा कि 2018 में बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हैं मेंस में, UPPCS में, जिसमें आपको अगर थोड़ा थोड़ा रिफॉर्म्स पता है, जैसे उन्होंने पूछा था इस बार कि मॉनसून सेशन में क्या रिफॉर्म हुए हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो पहला जो रिफॉर्म हुआ है द कोड ऑन वेजेस बिल 2019, तो इसमें वेज की बात करी गई है। तो इसमें पहले मतलब 2019 से पहले जो ये चल रहा था, 1934-46 वाले जो बिल थे, ये एक्ट्स चल रहे थे, तो उसमें क्या था कि बहुत अलग अलग लेबर लॉज बना रखे थे। तो वी ऑल नो कि जब बहुत लॉज बनाते हैं, बहुत सारे एक्ट होते हैं, तो वो हेफाजत हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट का बॉयलर का टेम्परेचर का लॉ अलग है, कि जो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में बॉयलर होते हैं, उसमें मिनिमम जो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर इतने के इतने बीच रहना चाहिए, होते हैं अलग अलग मेजर, और सेंट्रल का अलग है। तो अगर इंस्पेक्टर उनके यहाँ इंस्पेक्ट करेगा तो सेंट्रल का आएगा तो वो स्टेट के हिसाब से गलत हो जाएगा, स्टेट का आएगा तो वो सेंट्रल के हिसाब से गलत होगा। इस टाइप से जो फैक्ट्रीज और लेबरर हैं काफ़ी सफ़र करती हैं ये सब। तो इसलिए ऐसे रिफॉर्म होने चाहिए जो पूरी तरीके से कोहेरेंट हो थ्रू आउट द कंट्री। तो इसीलिए कोशिश करी गई कि सब्ज्यूम 4 लेबर रिफॉर्म। कौन कौन से? द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 जो मैंने आपको बताया, मिनिमम वेज एक्ट 1948 एक था, उसको भी सब्ज्यूम किया गया। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, उसको भी, बोनस वगैरह को भी, इसको भी सब्ज्यूम किया। इसके अलावा द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, ये चारों एक्ट को सब्ज्यूम करके एक द कोड और वेजेस बिल बना दिया गया, एक कोहेरेंसी आ जाए, दैट्स ऑल। कुछ इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट हुए इस एक्ट में, आपको एग्जाम में लिखना पड़े तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 अमेंडमेंट मैंने लिखे हैं, वो इंपॉर्टेंट हुए हैं, वो आप याद कर सकते हैं। पहला, टाइमली वेज पेमेंट। जो वेज पेमेंट है वो टाइमली होगी, कि ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने के एक साथ देने के बाद, इस टाइप से नहीं होना चाहिए, वेज पेमेंट शुड बी टाइमली। दूसरा है इंश्योर राइट टू सस्टेनेंस फॉर एवरी वर्कर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि सस्टेनेंस की बात करी गई है कि मिनिमम पे इतनी होनी चाहिए कि दे शुड सस्टेन देयर लाइफ, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू फिक्स द फ्लोर वेज। अभी हम देखेंगे फ्लोर वेज क्या है और मिनिमम वेज क्या है। इसके अलावा सेंट्रल, हाँ, तो ये है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो फ्लोर वेज किसी भी स्टेट या पूरी कंट्री के लिए तय कर सकते हैं। इसके अलावा इट में सेट डिफरेंट फ्लोर वेजेस टू डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज। ये आप समझ सकते हैं कि जो लेबर महाराष्ट्र में, मुंबई में सर्वाइव कर रहा है और जो झारखंड में कर रहा है, तो झारखंड में जो उसको ज़रूरत है वो उतना, मे भी उसका फ्लोर वेज उतना ज़्यादा ना हो जितना महाराष्ट्र मुंबई में होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, वी ऑल नो। तो इस तरीके की पावर सेंट्रल को दे दी गई है कि डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में फ्लोर वेजेस डिफरेंट कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट टॉपिक से आप समझ जाएंगे कि मिनिमम वेजेस शुड बी हायर देन फ्लोर वेजेस। फ्लोर वेजेस वो हैं कि जो मिनिमम सस्टेनेंस, मतलब बंदा भूखा ना मर जाए, या बंदे को बेसिक नीड्स फॉर द लिविंग, फॉर अ लाइफ लाइक ह्यूमन बीइंग, उतनी जो बेसिक नीड है वो फ्लोर वेज डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके ऊपर मिनिमम वेज हो सकती है, लेकिन वो फ्लोर वेज से ज़्यादा होगी। मिनिमम वेज सेंट्रल स्टेट कोई भी डिसाइड कर सकता है, वी ऑल नो। तो ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, यू शुड लर्न दैट, रिमेंबर दैट एंड राइट इन द एग्जाम इफ इट कम्स। अगला जो रिफॉर्म हुआ है, ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी कोड 2019 हुआ है। इसमें क्या है? इट सीक्स टू amalgamate मैनी एग्जिस्टिंग लॉज एंड प्रपोजेस सेवरल न्यू इनिशिएटिव। ये भी वैसे ही है कि इसको भी एक तरीके से जो सोशल सिक्योरिटी है, जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिया में अब डिफरेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग मोर देन 80% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसके अलावा अगर हम क्या कहते हैं, सेंसस की बात करें तो 97% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो इस हिसाब से अनऑर्गेनाइज सेक्टर इतना बड़ा पार्ट है, और वी ऑल नो दे लैक इन सोशल सिक्योरिटी। उनको कोई मतलब हेल्थ इंश्योरेंस इस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसलिए कोशिश करी गई कि सारे जो अलग अलग स्टेट्स में या सेंटर के बिखरे हुए आज़ादी के और उसके पहले से भी जो लॉज थे, उनको एग्जिस्टिंग एक कोहेरेंसी लाई जाए कि पूरी कंट्री वाइड उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए।
तो ये एक इनिशिएटिव था, इसीलिए लाया गया ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी कोड 2019। ध्यान रखिएगा कोड है और पहले वाला बिल था, पास नहीं हुआ अभी। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, जो मैंने आपको बताया यूनिवर्सली उनको दी जाए। इंश्योरेंस एंड हेल्थ बेनिफिट्स फॉर गिग वर्कर्स इंक्लूडिंग ओला एंड उबर ड्राइवर्स। गिग इकोनॉमी हम जानते हैं क्या है, कि मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसमें कोई भी परमानेंटली जॉब नहीं कर रहा है, बेसिकली जब जरूरत है जॉब मिल गई, उस हिसाब से उन्होंने अपने लेवल पे जो भी उनकी है क्वालिफिकेशन उस हिसाब से कमाया, फिर अब दूसरी तरफ चले गए। तो उस टाइप की गिग इकोनॉमी होती है। तो गिग वर्कर्स इंडिया में भी अब आ चुके हैं, जैसे ओला ड्राइवर, उबर ड्राइवर, स्विगी के जो भी हमको देते हैं अगर, वी ऑल नो। तो इनके लिए भी हेल्थ बेनिफिट और इंश्योरेंस बेनिफिट इनको दिए जाएं। दिस इज व्हाट दिस ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी कोड टॉक्स अबाउट। इसके अलावा ईपीएफओ एंड ईएसआईएस जो भी प्रोविडेंट फंड की बात करी गई, तो सेंट्रल बॉडी मतलब इनको दोनों को अलग अलग काम नहीं करेंगे, एक ही जैसा काम कर रही है, सोशल सिक्योरिटी देनी है, प्रोविडेंट फंड दे रही है, तो इनको सब्ज्यूम कर दिया गया है और एक सेंट्रल बॉडी बनाई जाएगी और एक वो तरीके प्राइवेट सेक्टर जैसे एफिशिएंट काम करता है वैसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह काम करेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है मैटरनिटी बेनिफिट की बात करी गई है। वी ऑल नो प्रेगनेंसी के टाइम लोगों की महिलाओं की नौकरी चली जाती है या उनको जो भी इशूज़ है, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आ चुका है, वो लागू भी है 2016-17 से, लेकिन इसमें भी अलग से बात करी गई है तो सोशल सिक्योरिटी क्या दी जाएगी, मैटरनिटी बेनिफिट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की महिलाएं हैं, वी ऑल नो अबाउट। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं। ये तो हम लोगों ने एक्ट देखे जो भी गवर्नमेंट पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ट्राई कर रही है अपने लेवल पे। इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म मेजर लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिसीज़ जो होती हैं। तो पॉलिसी क्या है, तो पहली है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट। तो मैंने इसमें बहुत पॉइंट्स नहीं दिए हैं क्योंकि ये बहुत मतलब यू कैन ऑल राइट अबाउट स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रखिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा। फैक्ट लिखने से मार्क्स बहुत सही फैच करते हैं आप, तो फैक्ट याद रखिए कि पहला मैंने लिया है कि करंट कैपेसिटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कितनी चल रही है, 3.1 मिलियन, 31 लाख लोगों को मतलब कंट्री में अभी मिल रहा है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, दे आर रजिस्टर्ड। और टारगेट क्या है गवर्नमेंट का, 500 मिलियन पीपल बाय 2022, 50 करोड़ लोगों को देना है 2022 तक। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑन HIV एड्स, तो इसमें वही है कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर आपको याद हो तो जो गवर्नमेंट ने अभी लाई थी उनके लिए मतलब HIV एड्स को उसमें इंक्लूड कर दिया है, किसी भी मतलब जो दिव्यांग वगैरह के लिए जो बिल आते हैं उसमें भी HIV एड्स को अलग से दिया गया है कि इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, दे शुड बी गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो वही कोशिश करी गई है कि लेबरर में भी अगर कोई लेबरर HIV एड्स से पीड़ित है तो उसको कोई उसकी जॉब लॉस ना हो जाए या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जो है श्रम सुविधा पोर्टल, ये मुझे लगता है कि आ सकता है किसी भी प्रीलिम्स या मेंस में, तो श्रम सुविधा पोर्टल को आप जरूर लिखिएगा एग्जाम में। तो इसमें क्या किया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम जानते हैं इंडिया की रैंकिंग सुधरती जा रही है, 77 से और भी नीचे आते जा रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या है सबसे ज़्यादा श्रम सुविधा पोर्टल का भी रोल है इंडिया में। तो क्या करता है, दिस पोर्टल प्रोवाइड्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ अ यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर ULIN, ट्रांसपेरेंट लेबर इंस्पेक्शन स्कीम, इन सब की बात करता है ये पोर्टल। ठीक है, कि मतलब ऐसा ना हो कि इंस्पेक्टर जाके हैरेस करे, जो हमने बात करी बॉयलर वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, तो वैसे ही कुछ है कि ऑनलाइन तरीके से हो जाए, हैरेसमेंट ना हो। उसके अलावा हर एक लेबर को ULIN नंबर मिल जाए कि गवर्नमेंट के पास उनका डाटा हो, उनको जो भी सोशल सिक्योरिटी देनी दे पाए। तो इस टाइप से अगर लेबर रिफॉर्म होगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑब्वियसली रिफॉर्म होगा। इफ़ यू नो तो इंडिया में भी दो चीज़ों में इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इशू आ रहा है वर्ल्ड वाइड लेवल से। पहला तो ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, दूसरा लेबर रिफॉर्म, तो गवर्नमेंट उसकी ओर ट्राई कर रही है, उसका ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक और पोर्टल काम कर रहा है, समाधान पोर्टल। वो किस लिए है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए। तो ये बेसिकली समाधान का फुल फॉर्म क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड डिस्पोजल हैंडलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इतना मुझे नहीं लगता याद कर पाएंगे आप, लेकिन फिर भी इसका फुल फॉर्म है ये। तो इसमें क्या है कि वर्कमैन एनी पर्सन कैन रेज अ डिस्प्यूट डायरेक्टली बिफोर अ कॉन्सिलेटरी ऑफिसर, जिसे CO बोलेंगे, इन केस ऑफ डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिटेंचमेंट और एनी फॉर्म ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कुछ होता है तो उसके लिए वर्कमैन जो है वो कर सकता है कि वो डिस्चार्ज, मतलब अगर उसके साथ कुछ भी उसको लगता है कि उसका हैरेसमेंट हो रहा है, उसका मतलब कोई भी उसका जो एम्प्लॉयर है वो कुछ उसके साथ कर रहा है, इस टाइप से डिसमिसल या बिना बताए या डिस्चार्ज कर रहा है या रिटेंचमेंट कर रहा है या किसी भी तरीके से टर्मिनेट कर रहा है, और फिर थिंग्स उसके साथ किसी भी तरीके का हैरेसमेंट है वर्क प्लेस पे, तो वो जाके समाधान पोर्टल पे ही कैन आस्क फॉर देयर असिस्टेंस। तो इस टाइप से। अच्छा, अब हम सारी बात कर रहे हैं तो लास्ट टॉपिक बस देख के खत्म करेंगे अपने ये वाला लेक्चर कि रीसेंट रिफॉर्म्स इन यूपी लेबर लॉस। अभी बात चल रही है, अगर आपने सुना हो कि 3 साल के लिए वो लेबर लॉ कम कर दिया है, तो ये सब पेपर में या ये बातचीत में बातें हैं, लेकिन हमें लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए।
तो अच्छा, एक चीज़ और करिएगा, आप मेंस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यूपी का मैप बनाना जरूर सीख लीजिए और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए कहाँ पर है। अगर सारे याद कर पाएँ तो बेटर है, लेकिन अगर इतना है टाइम नहीं, तो टाइम इतना नहीं है तो आप याद कर लीजिए। दिस विल मतलब आपको काफ़ी सही रहेगा। आप काफ़ी चीज़ें यूपी के मैप में आप एलोकेट करके काफ़ी यू कैन गेट अ गुड मार्क्स आई थिंक। ठीक है, तो अब आगे आते हैं यूपी में। तो श्रम कल्याण परिषद, तो ये यूपी में काम कर रहा था। तो देखते हैं क्या है ये श्रम कल्याण परिषद। तो एग्जीक्यूट पॉलिसीज रिलेटेड टू लेबर रिफॉर्म, जो भी यूपी में लेबर रिफॉर्म होते हैं, क्योंकि वी हैव सीन अंडर आर्टिकल 246 कि लेबर रिफॉर्म कॉन्करेंट लिस्ट है, तो यूपी अपना भी करता होगा। तो जो श्रम कल्याण परिषद है, ये एग्जीक्यूटिव अम्ब्रेला बॉडी है जो कि लेबर रिफॉर्म करती है, जो भी मतलब उसको अप्लाई करती है। इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट अंडर यूपी श्रम कल्याण निधि एक्ट, एक एक्ट यूपी की विधानसभा ने बनाया, विधानसभा ने, उसके अंतर्गत 1965 के एक्ट के अंतर्गत ये श्रम कल्याण परिषद कब से चल रहा है और ये एग्जीक्यूट कर रहा है। और इसके अलावा रूल बुक वॉज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 1972, वही रूल बुक के अकॉर्डिंग उसको पावर मिली हुई है। अच्छा, तो श्रम कल्याण परिषद कौन कौन सी स्कीम इंप्लीमेंट करता है ये आप याद कर लीजिए, आप लिख सकते हैं एग्जाम में अगर यूपी से रिलेटेड कुछ पूछते हैं। तो पहली जो स्कीम है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार योजना, जो लेबरर्स को दिया जाता है। दूसरी है ज्योतिबा फूले कन्यादान योजना, तो इसमें कन्यादान है ना, तो इसमें भी हेल्प करते हैं उनकी जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबरर्स हैं, उनके बच्चों की या उनको शादी में जो भी चाहिए पैसा, उस टाइप से हेल्प करते हैं। इसके अलावा दत्तोपंत थेंगाड़ी मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना, कि उनको सही से उनका लास्ट राइट्स हो जाए सारे, जो भी हम जानते हैं कि जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की गरीबी की वजह से अपने मतलब जो भी घर में कोई डेथ हुई है या वैसे कोई चले गए, तो उनकी लास्ट राइट उनके अच्छे से हो जाए, उसके लिए हेल्प करते हैं दत्तोपंत थेंगाड़ी वाली जो योजना चल रही है। इसके अलावा राजा हरिश्चंद्र मृतक आश्रित सहायता योजना, तो इसमें भी वही है कि मृतक आश्रित जो भी कोई अगर फैमिली में वर्कर था उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी फैमिली पूरी तरीके से मतलब थोड़ी उसको इकोनॉमिक हेल्प करने के लिए राजा हरिश्चंद्र मृतक आश्रित सहायता योजना चल रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना, जो भी उसकी फैमिली जो भी लेबरर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है या वैसे काफ़ी कम सैलरी के लेबरर्स हैं, तो उनकी घर के बच्चे की पढ़ाई और इन सब के लिए भी हेल्प करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो वो सारी जो इन सब चीज़ों की जो एग्जीक्यूशन है वो कौन कर रहा है, श्रम कल्याण परिषद। तो यू कैन रिमेंबर दैट। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ काम करती है यूपी में, लेबर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, LMIS कहते हैं। तो ये क्या है, इट्स एन ऑनलाइन पोर्टल टू इफेक्टिवली मैनेज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ओनर्स अंडर वेरियस एनफोर्स लेबर लॉज। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑनलाइन पोर्टल है, क्योंकि LMIS एक ऑनलाइन पोर्टल है जो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत काम कर रहा है। तो इसमें क्या है कि जो भी वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन या कंस्ट्रक्शन कुछ है, मतलब कुछ वो साइट पे काम कर रहे हैं, या मतलब लेबर लॉ इन्फोर्स करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ओनर कुछ मतलब एक तरीके से जो भी उसके ऑब्लिगेशन है जो से पूरे करने, वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। इसके अलावा पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ ऑल सर्विस इंफॉर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। तो लेबर LMIS के अंतर्गत एक PIS भी काम कर रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाम से समझ में आ रहा है कि जो भी यूपी के अंदर एम्प्लॉय जो भी लेबर वर्क कर रहा है उसका सारा इंफॉर्मेशन जो है इसमें मतलब उससे डील करता है और इसमें जो है सेव रहता है। अच्छा, अभी अब बिल्कुल करंट की बात करें तो अभी जो कोरोना एपिडेमिक फैला है उसका लेबर लॉज जो इंडिया में है, यूपी में है सॉरी, उनमें क्या इफेक्ट पड़ा है। तो अभी आपको अगर आपने न्यूज़ फॉलो की हो तो यूपी जो है वो अभी उसने ऑर्डिनेंस पास किया है, उसके थ्रू वो कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा है लेबर रिफॉर्म से लेकर। तो क्या है, थ्रू एन ऑर्डिनेंस, उस ऑर्डिनेंस का नाम है यूपी टेम्परेरी एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन, सॉरी मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, सर्टेन एक्ट्स वगैरह जो यूपी में चल रहे हैं तो उससे एग्जेम्प्ट किया गया है यूपी को टेम्परेरी कुछ साल के लिए। तो वेरियस लेबर लॉज जो हैं वो अभी हम देखें कौन कौन से, तो उसको यूपी ने 3 साल के लिए अभी एग्जेम्प्ट किया है। और जो भी लॉ एग्जेम्प्ट किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, मिनिमम वेज एक्ट जो भी देखा था वो एग्जेम्प्ट है अभी, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं इसको अभी एग्जेम्प्ट किया गया है कि लेबर रिफॉर्म हो पाए और यूपी का लेबर जो है मतलब यूपी में इंडस्ट्री डेवलप हो और सस्ते में लेबर उन्हें मिले तो दे कैन ग्रो मच बेटर, ये गवर्नमेंट का इंटेंट है। लेकिन फिर भी लेबर की भी इनमें केयर करी गई है और कुछ a few important labor laws would remain intact in this ordinance period। कौन कौन से, बॉन्डेड लेबरर एक्ट 1976, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 और हाँ देखिए बॉन्डेड लेबर एक्ट क्योंकि फंडामेंटल राइट का हनन है, वी ऑल स्टडीड आर्टिकल 23, तो उस वजह से इसको रखा गया कि ये रहेगा, बॉन्डेड लेबरर आप नहीं करा सकते। ये कब से चल रहा है एक्ट, 1976 से सेंट्रल एक्ट है, यूपी में भी लागू है।
इसके अलावा एम्प्लॉय कंपनसेशन, कुछ भी दुर्घटना होती है तो उसके लिए कंपनसेशन का भी एक्ट अभी का इंटैक्ट है। इसके अलावा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1976, उनको क्योंकि दे आर इन नंबर एंड दे हैव लैकिंग इन मोर ऑफ द राइट्स, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट ये चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा हम ये थोड़ा सा डिस्कशन का टॉपिक है कि लेबर लॉज हटाने से एक तरीके से काफ़ी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं लेबरर्स के, और इंडस्ट्रीज़ को, कैपिटलिस्ट को स्पेशल सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सब तो वी कैन डिस्कस इन अदर टॉपिक, क्योंकि ये काफ़ी डिस्कशन का टॉपिक है, इसके लिए काफ़ी अलग एक वीडियो बनाना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ इट हेल्पफुल देन प्लीज़ स्टडी इट एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट, एंड आई विल बी देयर इन शॉर्ट टाइम। थैंक यू, गुड डे।